आज की जो सेशन है हेलो स्टूडेंट, आज की जो सेशन है इस सेशन में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन जरूर कहेंगे चैनल स्टार्ट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रेस बटन प्रेस करें, रेगुलर रूप से क्लासेस करते चलें और 100% कंसेप्ट को समझते चलें। तो आज का टॉपिक जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस धारा के लिए प्रेरकत्व प्रतिघात क्या है। यानी प्रेरकत्व, लेकिन कंडीशन किसका है, तो सबसे पहले यहां पे कह रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। किसके लिए? प्योर के लिए। तो प्योर के लिए इंडक्टिव कितना होगा? 0। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ओके, देखिए अल्टरनेटिंग करंट एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट वाला चैप्टर है, इसलिए प्रत्येक टॉपिक को समझ करके सॉल्यूशन करना है और हर क्वेश्चन का अर्थ समझना है। सेकेंड क्वेश्चन है, कर शक्ति गुणांक बराबर है। यानी शक्ति गुणांक का मतलब होता था कोसाइन, और कोस का मतलब था यहाँ पे कॉस फाई, और कॉस फाई बराबर होता है आर बाई जेड। और इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? ए। यानी रेजिस्टेंस बाई इंपीडेंस। नेक्स्ट चलिए, अगला कहता है ट्रांसफार्मर के परिक्रमण अनुपात का अनुपात क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर के परिक्रमण अनुपात में यहां पे दो टर्में निकाली जाती है। एक होता है एनएस बाई एनपी। एनएस क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। एनपी होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। साथ ही साथ इसका वैल्यू होता है आईपी बाई आईएस। साथ ही यहां पे होगा वीएस बाई वीपी। इसका मान होता है आर के इक्वल। तो इसके मुताबिक आर बराबर कितना होगा? वीएस बाई वीपी। और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका टर्म आएगा ऑप्शन ए, वीएस बाई वीपी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। ऐसे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। देखिए आरसी की डायमेंशन क्या होता है, तो आरसी का डायमेंशन होता है टाइम। तो इसमें से टाइम कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? M0, L0 और T। ठीक है, आरसी का पूछा गया, एल बाई आर का भी रहता तो क्या होता? टाइम। इसका होता है टाइम, इसलिए यहां पे करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस। पर देखिए रिएक्टेंस के दो टाइप हैं, पहले अर्थ समझ लीजिए। रिएक्टेंस के दो टाइप हैं, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये बताइए इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या लिखते हैं? XL, और XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, जबकि XC बराबर क्या होता है? 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है कितना? 2 पाई एफ इंटू एल। इसका मान होता है 1/2 पाई एफ इंटू सी। राइट, तो इसमें क्या चुनना है? इंडक्टिव, और इंडक्टिव का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कितना? XL बराबर 2 पाई एफ इंटू एल। राइट, और ये कैपेसिटिव होता है तो इसका रीजन भी आपको दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहां कह रहा है कौन ट्रांसफार्मर है, तो यहां दिए गए टर्म के अनुसार ये दिया हुआ है स्टेप अप। इन स्टेप अप का अर्थ क्या है? लो वोल्टेज को ये हाई वोल्टेज में चेंज करता है, यानी लो कन्वर्ट करेगा किसमें? हाई में।
और हाई इसमें किसका है, सेकेंडरी का। तो इसके अनुसार करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो गया बी। कैसे, अगर इसको काउंट करना चाहते हैं पूरा स्टेप अप में, देखिए ट्रांसमिशन रेशियो 1 होता है और 1 से कितना बड़ा, लेकिन ट्रांसमिशन रेशियो 1 से बड़ा होता है किसका, स्टेप अप का। यहाँ क्या होता है, VS बाई VP, इससे ग्रेटर 1, तो VS ग्रेटर देन कितना, VP। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो ट्रांसफार्मर या दूसरी बात क्या है, प्रत्येक चैप्टर के आपके पास जो शॉर्ट नोट्स है वो भी एक क्या करते हैं, डिफिनीशन के साथ साथ फॉर्मूला भी क्रिएट करता है, जिससे आपको बनाने में क्या होती है, सहूलियत। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक, यानी PAVG का फॉर्मूला। तो यहां पे PAVG का फॉर्मूला है कितना, VRMS, जनरली यहां E दिया हुआ, इसके बाद IRMS, और यहां कितना होता है, cos फाई। लेकिन इसी टर्म में यानी PAVG का कंडीशन कितना दिया है, तो इसका नाम लिखेंगे ERMS, IRMS, इसके बाद कितना आएगा, cos फाई। ठीक है, करेक्ट है। तो इस कड़ी में कौन सा करेक्ट होगा, साइन नहीं होगा, कौन हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। PAVG बराबर या P एवरेज बराबर कितना, ERMS VRMS, साथ ही साथ कितना, cos फाई। cos फाई क्या है यहां पे, पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यल आर परिपथ में कालांतर होता है। देखिए यल और आर है, तो सबसे पहले यल आर के लिए सर्किट क्या होगा, फेजर क्या होगा, तो इसका फेजर हो जाएगा आर यहां पे, और यल लीडिंग होता है तो इसको लिखेंगे VL। अब इसके टर्म में क्या होगा कि यहां से इसके टर्म होंगे V नेट, यहां एंगल बनेंगे फाई, निकालना है फेजर, मतलब कितना, tan फाई बराबर VL बटा में VR। VL का वैल्यू कितना होगा, तो ये लिखा जाएगा IXL बराबर IR लिखा जाएगा, कितना, IR। यहां I से I आउट हो जाएगा, तब क्या नाम आएगा, XL, बटा में कितना आएगा, R। अब तय करिए, tan फाई बराबर XL का ओमेगा L बाई R, फाई बराबर कितना होगा, tan इनवर्स ओमेगा L बाई कितना, R। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फेजर वैल्यू यानी एंगल ऑफ द फाई निकालते, यहां फाई किसका, tan का, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी, tan इनवर्स ओमेगा L बाई R। ओके, नेक्स्ट, और भी सीरीज में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन की हमने चर्चा किया है, जैसे यहां पे दिया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, XC लिखते हैं, XC बराबर क्या लिखेंगे, 1/ωc। चाहे तो ओमेगा को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पे लगता है कि इतने में आंसर हो गया, तो अब क्या करें, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा, 1/ωc। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। पहला बात क्या है, यहां पे प्रत्यावर्ती धारा का RMS का मान, मतलब IRMS, और IRMS कितना है, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, यानी I0/√2 लिख दी, के बीच संबंध बताइए। और IRMS कंडीशन में जाना है 0.707 I0 होगा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, IRMS बराबर 0.707 I0। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में क्या है,
कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यल प्रेरकत्व उत्पन्न करने वाले प्रेरकत्व प्रतिघात, मतलब यहां पे लिखेंगे XL और XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू यल। ये करेक्ट आंसर कितना होगा? बी। यानी XL बराबर कितना होता है? ओमेगा इंटू यल। नेक्स्ट टर्म अब कह रहा है ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सही है। अब देखिए, जब भी कोई टर्म दिया रहे और 4 ऑप्शन दिए रहे तो सबसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन को क्रॉस करना चाहिए। पहला बात कि ट्रांसफार्मर कभी भी एसी को डीसी में नहीं चेंज करता है और ना ही डीसी को एसी में चेंज करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर डीसी के वोल्टता को ना बढ़ाता है ना घटाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर एसी में वोल्टता को इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी में वोल्टेज को बढ़ाता है और क्या करता है? घटाता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। यहां बात आया ट्रांसफार्मर के कोर को कम करने के लिए लेमिनेट किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट किसके लिए करते हैं? ये चारों ऑप्शन आप देख रहे होंगे, मन करता है कि सभी आंसर होगा, लेकिन नहीं। देखिए, ट्रांसफार्मर में पतली क्रोड क्यों करते हैं, अब इसकी चर्चा है। देखिए, ट्रांसफार्मर में पतली इसलिए किया जाता ताकि भावर धारा को कम किया जा सके। किसको कम कर सके? भावर धारा, एडी करंट। ऐसे ये 2 मास का भी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। एडी करंट 2 मास का भी क्वेश्चन है। हाँ, इसको बताया किसने था? तो बताए थे फोकाल्ट की धाराएं भी कहते हैं, और ये लूप लूप में कंडीशन के साथ चलता था। चलिए आगे की तरफ बढ़िए। अगला क्या कहता है? यल आर परिपथ की प्रतिबाधा। किसका? यल आर परिपथ की प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा यहां पे होगा जेड बराबर अंडर रूट। ठीक है, यहां आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब XL क्या होता है? ओमेगा यल। तो अब देखिए क्या दिया है ऑप्शन में, यहां पे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा यल का होल स्क्वायर। तो इसके दिए गए अनुसार यहां पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। यानी कितना है? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा यल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर है 15। 15 नंबर में क्या है? यल आर परिपथ की शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक होता क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट में पावर फैक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसका टर्म आता है cos फाई, और cos फाई बराबर होता है R बाई जेड। अब R का वैल्यू तो ठीक है, Z का वैल्यू कितना लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस कितना? ओमेगा यल का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है चेक करिए। तब तक हम चेक करते हैं साउंड, क्या साउंड परफेक्ट चल रही है या नहीं। हाँ, तो यहां पे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां लिखा क्या जाता है, किस में लिख रहे हैं? पावर फैक्टर में। तो cos फाई बराबर R बाई जेड होता है, लेकिन यल आर के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा यल का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16। अब यहां अनुपात कह रहा है किसके बीच में? द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है यहां पे IRMS, बराबर होता है I0 बाई रूट 2। ठीक है, लेकिन इस दोनों का अनुपात अगर आप निकाल रहे हैं तो IRMS बराबर बटा में कितना आएगा? I0 बराबर कितना? 1 बटा में रूट 2। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी, 1 बटा में रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिए, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई है तथा वोल्टेज के बीच फाई हो तो वाटहीन घटक।
अब देखिए, पहले हम लोग कह रहे थे कितना, तो सबसे पहले वाट युक्त, लेकिन यहाँ वाटहीन घटक कह रहा है, मतलब दो टर्म हुआ, एक इस साइड एक इस साइड। यहाँ आई होता था, जबकि यहाँ कितना फाई, तो यहाँ पे ये मान होगा, अगर आई नॉट लिखते हैं तो आई लिखा हुआ है तो आई लिखेंगे, कितना कॉस फाई, यहाँ कितना आएगा आई साइन फाई लिखेंगे। तो वाटहीन में कौन आता है, वाटलेस में कौन आता है, यहाँ टर्म है वाटलेस है। और वाटलेस के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सीधा सा बात है, वाटलेस के लिए यहाँ पे होगा साइन। क्लियर, यानी इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, साइन हो जाएगा। अगला टर्म, डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। अब बात ये भी है, डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो किस कंडीशन पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन साथ में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या ऐसा कुछ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेक्ट है। साथ ही साथ याद रखेंगे ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम करता है। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, लेकिन फिर याद रखेंगे डायनेमो काम किस पर करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। चलिए आगे बढ़िए, इसी का नाम एसी जनरेटर भी है। यहां देखें, यहां कह रहा है यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N1 और N2 है, स्टेप अप है, कौन सा है, स्टेप अप। और स्टेप अप में क्या होता है, आर की जो वैल्यू होती थी ग्रेटर देन 1 है, द्वितीयक में कितना है N2, बाई कितना है N1, ग्रेटर देन 1 कितना होगा N2 ग्रेटर देन N1। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है जी, तो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहता है यहां पे, कहता है डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये डायनेमो की क्रिया याद रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बार बार दो बार आ गया ये डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल में। यानी यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ये कितना विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देगा, यांत्रिक ऊर्जा को ये किस में चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा में। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट टर्म, अब देखिए कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा दिया हुआ है I बराबर कितना 5 cos ओमेगा टी, साथ ही साथ पावर दिया गया है, कितना वोल्टेज दिया गया है 200 साइन ओमेगा टी। अब कह रहा है अगर ऐसा है तो इसमें आपको निकालनी है पावर। पहले तो I बराबर लिखिए, I के जगह पे कितना है 5 cos ओमेगा टी है। ठीक है, यहां पे कितना है V बराबर 200 साइन है ओमेगा टी है। अब इसमें फेज का अंतर कितना है, फेजर वैल्यू कितना होगा, तो फाई का वैल्यू साइन से लेकर कॉस के बीच का कितना होता है π/2। तो यहाँ पे PAVG बराबर क्या फॉर्मूला आएगा, लिखेंगे IRMS VRMS cos फाई। लेकिन इस कड़ी में कितना हो जाएगा IRMS VRMS, इसके बाद कितना cos π/2, और cos π/2 का मान 0, तो सब मान 0। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। ये बतलाए थे फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं दो टर्मों के बीच में, ठीक है ना। हाँ, फेजर वैल्यू साइन से कॉस रहेगा, कितने का डिफरेंस 90 का। नेक्स्ट, अब देखिए
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन है, ये ऑप्शन भी यहां रख लेते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, इससे ई निकालेंगे। ई बराबर कितना लिखेंगे, डी फाई बटा में डी टी। अब फाई का वैल्यू कितना है, डी बाई डी टी, 5t + 1 माइनस 12t होगा -5। t का मान रख दीजिए 0.25, तो E बराबर कितना आएगा, -12 गुने 0.25 -5 हो गया। और ऐसा आएगा तो कितना होगा, तो सबसे पहले E बराबर आएगा -3.5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 + 5 बराबर कितना, 2। अब बताइए E बराबर कितना लिखेंगे, IR। I बराबर कितना आएगा, E/R। E का वैल्यू कितना है इसमें, तो E का वैल्यू दिया आया है 2, R दिया गया है 10, कितना आंसर 0.2 आ गया एम्पियर। सेलेक्ट करिए ऑप्शन, यहां पे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, तो ये तो ऊपर में ही मिल गया, इसका आंसर सही है बी। ये फ्राइडे सेकेंड लो है, E बराबर -d5 बटा में dt। कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे की तरफ बढ़ते चलिए। कहता है यदि धारा तथा विभवांतर के बीच कालांतर फाई हो, कितना, फेजर का वैल्यू कितना है, फाई, तो शक्ति गुणांक कितना होगा। तो देखिए शक्ति गुणांक की बात करें cos फाई में, तो इसका मान होता है R/Z, और यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा सही है, बी। ठीक है, अब आगे बढ़िए। प्रतिघात का मात्रक है, तो प्रतिघात का मात्रक होगा ओम। प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, ओम। एक बात और, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद रिएक्टेंस और इंपीडेंस, तीनों का SI यूनिट सेम होगा। यानी इसका मतलब प्रतिरोध, इसका मतलब प्रतिघात, और इसका मतलब प्रतिबाधा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस, लेकिन इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है XL, एक होता है XC। इन सभी का यूनिट कितना होगा, तो सबसे पहले ओम। नेक्स्ट चलिए, यहां कंडीशन है I बराबर 0.6 sin 100 पाई टी, तो इसका मान कितना, I बराबर 0.6 sin 100 पाई टी। अब बताइए ओमेगा बराबर 100 पाई। ठीक है, अब बताया जाए ओमेगा का मतलब 2πf बराबर कितना, 100 पाई। ये कितना होगा, F बराबर 50 HZ। ठीक है, हाँ ये कंपेयर किया गया, जिसे कंपेयर क्यों किया जाता है, क्योंकि AC का जो इक्वेशन होता है, AC इक्वेशन, ये AC इक्वेशन कहाँ से आता है, तो पहला बात कि AC इक्वेशन आता है कितना, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ पे जो ओमेगा है और इसका टैली करने पे ये क्या मिलता है, ओमेगा बराबर 100 पाई। ओमेगा बराबर होता है 2πf, देन आंसर कितना आया, 50 HZ हो गया। नेक्स्ट, आज के सीरीज में 50 क्वेश्चन हैं, सामने देखिए। यहां पे जो क्वेश्चन दी गई है इसमें क्या है, तो दिया गया है I बराबर 60 साइन 100 पाई टी, जिसमें निकालना क्या है, तो IRMS। तो I0 का वैल्यू कितना आएगा, 60 एम्पियर। अब बताइए IRMS बराबर कितना आएगा, I0 बाई √2। I0 का मान 60 बाई √2 इंटू √2 बाई कितना, √2 कितना आएगा, 30, और रूट में कितना है, 2 एम्पियर हो गया।
तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? तो सबसे पहले सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही बार बल्क में बहुत सारे क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको आसानी होगी। एक ही वीडियो देखिए, ऑल चैप्टर कंप्लीट। कह रहा है कि आप बताइए IRMS और I नॉट के बीच रिलेशन क्या है। IRMS बराबर I नॉट बाई √2 है। यहां से क्या निकालना है? I नॉट बराबर √2 इंटू IRMS। तो इसका आंसर कौन सा हो गया सर? ए। I नॉट बराबर √2 इंटू IRMS। नेक्स्ट देखा जाए, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल माध्य वर्ग मान का अनुपात है। तो पहला बात कि IRMS का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, I नॉट बाई √2। इसमें लिखना क्या है? शिखर मान। शिखर मान कितना है? I नॉट बाई IRMS। तो ये क्रॉस करेगा तो कितना होगा? √2। कि I नॉट पीक वैल्यू होता है। I नॉट क्या होता है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, और IRMS होता है रूट मीन वैल्यू ऑफ करंट। रूट मीन वैल्यू ऑफ करंट। तो इसी कंडीशन में इसका टर्म कितना आ जाएगा? तो यहां पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पलटा गया है, थोड़ा ध्यान से। हमेशा I नॉट बाई √2 ठीक है, इसके बाद आप कैरी करिए मजबूती के साथ। ये देखिए, यहां पे शिखर वोल्टेज दिया गया है, यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिया है। तो VRMS बराबर क्या लिखिएगा? तो VRMS बराबर V नॉट बाई √2। V नॉट का मान कितना दिया है? 440 बाई √2। इसके बाद √2, नीचे भी √2 कट जाएगा तो कितना आएगा? 220 √2। हाँ जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां मिलाइए, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक के बीच फाई एंगल हो, कोण हो, तो शक्ति गुणांक का मान होगा। देखिए, शक्ति गुणांक का मान इस कंडीशन में cos फाई होता है, और cos फाई का मान कितना होता है? R/Z। ठीक है, और Z यहां पे इंपीडेंस है और R यहां पे रेजिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर कैसे कितना हुआ? तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। LC परिपथ को कहा जाता है। देखिए, LC परिपथ को दोलित्र कहा जाता है। और एक बात और बताते हैं, यहां पे F बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। कितना लिखेंगे? रूट में LC। और इसी LC की बात हो रही है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट में कितना? LC। नेक्स्ट चलिए, अब बताइए इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, AC जनरेटर। AC जनरेटर का एक और नाम था जिसका नाम था कितना? डायनेमो। यानी इसका आंसर क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा को बता रहे थे ऊपर में ही, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उस यंत्र का नाम क्या है? डायनेमो। नेक्स्ट, AC परिपथ की औसत शक्ति है। अब ये तो सीधा है, 2 मिनट पहले चर्चा कर रहे थे कि ERMS IRMS साथ में कितना? cos फाई। और करेक्ट आंसर कितना हो गया? डी। बी, यहां पे देखिए cos फाई बराबर आ रहा है शक्ति गुणांक R/Z। ठीक है, RC का, LC का, LCR का, सबका आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बढ़ता है, क्या बढ़ेगा? वोल्टता। स्टेप अप, अप मतलब ही होता है यहां पे लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। करेक्ट आंसर हो गया बी। और आता है कि क्या नहीं बदलता? तो फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
आगे देखिए, प्रतिबाधा का एसआई मात्रक, यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज, क्या हो जाएगा? तो यूनिट ऑफ इम्पीडेंस होता है, यूनिट ऑफ इम्पीडेंस क्या होगा? ओम। ऐसे इसका सिंबल होता था जेड। जेड आरसी का भी निकालते थे, आरसी का क्या लिखते थे? आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर, यह होता है आरसी का। आर एल का क्या लिखेंगे? जेड बराबर, आंसर ओम ही था लेकिन लिख दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में चलेगा, ओमेगा एल का होल स्क्वायर। एल सी आर का बता दीजिए, तो जेड बराबर लिखते थे कितना? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ω/c का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब बताइए, एल सी आर परिपथ का शक्ति गुणांक है। एल सी आर चाहे कोई भी आ जाए, R/Z ही होगा, बहुत बार रिपीटेड कर गया, आज भी ये क्वेश्चन। जेड यहां पे इंपीडेंस है, आर यहां पे रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग होता है 0। अब ये क्यों 0 होता है? तो भाई सीधा सा बात होता है, PAVG और फेज का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, और 90 डिग्री रहने पे कितना हो जाएगा? तो सीधा सा बात, PAVG का मान कितना आएगा? 0। नेक्स्ट, चौक कुंडली का तो बिल्कुल 0 होगा कि 1 होगा। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होगा? 0, क्योंकि इसमें इसका मान बहुत कम होता है। नेक्स्ट देखा जाए, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहता है। तो ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाला मतलब जो कभी चेंज नहीं करता है वो है फ्रीक्वेंसी। जैसे इंडिया में फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है 50 Hz, और वोल्टेज सप्लाई कितना है घरेलू उपकरण में? तो सीधा सा बात बताई गई थी 220 वोल्ट। नेक्स्ट, शुद्ध धारित्र में, यानी कह रहा है कितना शुद्ध संधारित्र में शक्ति की खपत कितनी होगी। अब कितना बच्चा क्या करेगा? हाफ CV स्क्वायर टिक करेगा ना, पावर पूछा जा रहा है और पावर का मान यहाँ कितना है? तो सीधा सा आंसर होगा डी। मत सोचिएगा आखिर, क्योंकि बात क्या है कि आप सोच रहे होंगे U बराबर, U एनर्जी होती है, से U बराबर सोचेंगे तो हाफ CV स्क्वायर ये एनर्जी होती है, या सोचिएगा भी मत गलती से भी, पावर पूछा जा रहा है, एनर्जी के टाइम पर रेट है। ठीक है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन। आइए यहां देखिए, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र में एक कंप्लीट साइकिल में कितना होता है? तो ये कंप्लीट साइकिल में धारा का कुल मान कितना होता है? 0। यानी कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र पे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? तो सीधा जवाब मिलेगा कि 0। नेक्स्ट, L/R की बीमा होती है तो टाइम। अब क्या करें, सीधा मिल गया यहाँ पे, L/R का कितना होगा? टाइम। और RC और L/R कभी कभी एक ही साथ आ जाते हैं। LCR का अनुनाद का शक्ति गुणांक होगा, है ना बात? तो शक्ति गुणांक किसका निकालना है? LCR रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में। तो Z बराबर रूट लिखिए R² प्लस XL XC, और रिजोनेंस के कंडीशन पे XC बराबर होता है XL के, होता है क्या? XL बराबर होता है XC के। तो ये टर्म तो हो गया सर 0। जब 0 हो जाएगा तो कितना लिखिएगा? R² को क्या लिखेंगे? Z बराबर कितना? R। ये कौन सा मान आएगा? तो चेक करिए, शक्ति गुणांक निकालना है, cos फाई बराबर कितना? R/Z। अनुनाद में क्या होता है कि XL का मान XC के बराबर होता है, तो R कितना? R ही लिख लीजिए, कटेगा तो कितना आएगा? 1। R/R लिखेंगे, कितना आ जाएगा? कट करके 1 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा जी? तो सबसे पहला सटीक आंसर होगा कितना? तो डी। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है एक पूर्ण चक्र में यानी कंप्लीट साइकिल में धारा का औसत मान कितना होगा? तो ये कंप्लीट साइकिल में धारा का औसत मान 0 होता है।
ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है धारितीय प्रतिघात, मतलब सीधा सा शाब्दिक अर्थ हुआ एक्स ई बराबर 1/ω/c। करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब बताना है कितना इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये आंसर ए होगा। एक्स एल बराबर लिखते हैं ओमेगा इंटू एल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका शिखर मान निकालना है, बस शिखर पिक वैल्यू। तो पिक शिखर मान कितना होगा, आई बराबर 10 होगा। कि यहां तो सीधा बात होता है कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी है तो आई नॉट कितना हो जाएगा 10। हाँ, ये करेक्ट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट चलिए, अब ये कितना है, किसी प्रत्यावर्ती धारा यथार्थ, ठीक है, और आभासी क्रमशः दिया गया है कितना, पी आर और पी टी। ठीक है, पी टी होगा ना, तो शक्ति गुणांक होगा। ठीक है, शक्ति गुणांक की अगर बात किया जाए इस कंडीशन में, तो पी टी की बात कर रहा है, पी ए वी जी आई आर एम एस होता है, आई आर एम एस वी आर एम एस, साथ ही साथ कितना है कॉस फाई। यहां पे जो ये मान दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन क्या है, आभासी है, यानी एवरेज है, तो वी ए बराबर कितना है कॉस फाई। तो इस कंडीशन में कितना आया पीटी, पीटी बाई कितना हो जाएगा पी ए, तो कॉस फाई कितना आ गया देख सकते हैं। कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, पीटी बाई पी ए। ठीक है, अब आगे बढ़िए। एल आर परिपथ का दोलन की आवृत्ति है, एल सी है, राइट। तो एफ बराबर कितना लिखिएगा, 1/2 अंडर रूट में एल सी है। ठीक है, यदि धारिता एवं प्रेरकत्व दोनों के मान को डबल कर दिया जाए, डबल का मतलब होता है 2l, साथ में कितना है 2c, इसके बाद ये कितना आएगा एफ डैश, तो ये 2 दूना के कितना होगा 4, 4 में से कौन बाहर आएगा 1/2, इसका मान 1/2 पाई, अंडर रूट में कितना है एल सी, इसका मान कितना आएगा f/2। तो करेक्ट आंसर कितना होगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एसी परिपथ में शक्ति व्यय होती है किसके द्वारा, तो ये तो होता है प्रतिरोध के द्वारा, केवल और केवल प्रतिरोधक में होगा, और इसका आंसर सही है सी। चलिए ऐसे ही रेगुलर रूप से क्लासेज करते रहिए, उम्मीद करेंगे आपकी एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगी और बहुत ही बढ़िया फिजिक्स में आप लोग का स्कोर होगा। थैंक यू।